अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। पहले तो आज आपको बताएंगे आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन से मुतालिक। वहाँ पे बड़ी संजीदा सूरत हाल है, गंभीर हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई उसको उस सीरियसनेस के साथ, उस सेंसिटिविटी के साथ डील नहीं कर रहा है जो कि इस वक्त ज़रूरी है। वहाँ की सिचुएशन क्या है, क्यों ऐसी है, आगे के क्या खदशात हैं, इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। फिर इमरान खान साहब के हवाले से भी कुछ खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं और एक दफ़ा फिर से बहुत तेज़ी के साथ और बड़े ज़ोर के साथ ये खबरें गर्दिश करने लगी हैं कि इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। और बावजूद इसके कि अदालत की जानिब से वाज़ेह अहकामात थे कि इमरान खान साहब के, बुशरा बीबी साहिबा के मेडिकल टेस्ट कराए जाएँ और प्राइवेटली भी करवाए जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जेल इंतज़ामिया उनके प्राइवेटली टेस्ट कराने नहीं दे रही। अगर कोई चीज़ छुपाने वाली नहीं है तो आखिर क्या वजह है, क्यों उनको रसाई नहीं दी जा रही? भाई आप क्लीन हैं, वो ठीक हैं, कोई इशू नहीं है, तो वो दुनिया में जहाँ से चाहें टेस्ट करवा सकते हैं। अगर तो आप इस चीज़ में रुकावट आखिर क्यों बन रहे हैं, इस बात की अभी तक समझ नहीं आ रही है। तो ये एक बहुत तवज्जो तलब मामला है, इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ साथ जी बात करेंगे कि काजी फायज ईसा साहब जो है, उन्होंने जो इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट है उसको मुस्तरद कर दिया है। तो इसके ऊपर क्या अब आगे होने जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और काजी साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है उसके हवाले से भी एक बड़ी अहम खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इसी व्लॉग में। और फिर बात करेंगे पीटीआई की भी, इस हवाले से स्ट्रेटजी आगे उनकी क्या नज़र आ रही है। रऊफ हसन साहब की एक और बड़ी तुंदो तेज़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या बता रही है। अलीमीन गंडापुर साहब और फैसल करीम कुंडी साहब भी आमने सामने हैं, ये चीज़ किस तरफ जा रही है। तो ये और इस समय बहुत सी दीगर खबरें इस व्लॉग में हिस्सा होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल। बात तो ये शुरू हुई थी इस बात से कि आटा जो है वो सब्सिडाइज दिया जाए, सब्सिडी उसमें दी जाए और बिजली की कीमतों में कमी की जाए। ये वो बुनियादी मुतालबात थे जिसके ऊपर एक एहतजाज शुरू हुआ। इस एहतजाज को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लीड नहीं कर रही थी, ये अवाम की तरफ से एक एहतजाज था। अवामी एक्शन कमेटी नामी एक आप समझ लें कि लोकल सी तंजीम है जो बेसिकली इसको लीड कर रही है। ये एहतजाज आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में था और इससे पहले फरवरी में भी उनका ये कहना है कि यह एहतजाज किया गया था, जिस पर यह यकीन दहानी कराई गई थी कि आपके मुतालबात पर बिल्कुल गौर भी करेंगे और हल कर लिए जाएंगे। लेकिन 3-4 महीने गुजरने के बावजूद भी अवाम का ये कहना है कि उनके मुतालबात पर कोई भी कार्रवाई आगे नहीं की गई और ना ही किसी ने इसमें दिलचस्पी दिखाई, जिसके बाद वो दोबारा से एहतजाज करने पर मजबूर हुए। उनका ये कहना था कि उन्होंने एहतजाज के लिए 11 मई की डेट दे रखी थी, लेकिन इससे पहले कि 11 मई आता, पहले ही से लोगों की गिरफ्तारियों का और छापे मारने का सिलसिला शुरू किया गया, जिसकी वजह से अवाम के अंदर एक और इश्ताल फैला कि एक तो आप हमारे मुतालबात नहीं सुन रहे और दूसरा हमारे एहतजाज करने से पहले ही आपने हमारे घरों पर आके छापे मारने शुरू कर दिए। इसकी वजह से लोगों का गम गुस्सा और ज़्यादा बढ़ा और अब उसके बाद सूरत हाल ये कि तकरीबन 2 रोज़ हो चुके हैं और बहुत ही अफसोसनाक मनाजिर हैं जो हमें आज़ाद कश्मीर से देखने को मिल रहे हैं। एक तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर पुलिस की तरफ से पथराव किया गया, शेलिंग की गई, जिसकी वजह से बहुत से लोग ज़ख्मी हुए। फिर इन रिएक्शन लोग भी वहाँ पर कानून हाथ में ले रहे हैं और अब सूरत हाल ये है कि ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं कि जिसमें पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है या उन्हें मारा पीटा जा रहा है। एक वीगो डाला मैंने देखा, उसको आग लगा दी गई, थाने पर हमला हो गया। तो अब ये मनाजिर हम देख रहे हैं कि लोग वहाँ पर इश्ताल में आ चुके हैं और अब वो उल्टा जो रियासती एहलकार हैं उनके ऊपर बरस पड़े हैं। इसी तरह एक असिस्टेंट कमिश्नर जो है उसकी गाड़ी को आग लगा दी गई और वो एक घर में छुपे हुए थे, वहाँ पे भी लोगों ने घेराव कर लिया। तो ये सारा मामला भी जो है वो तशद्दुद की तरफ ही जा रहा है। मुस्तकिल ऐसे मनाजिर आ रहे हैं कि जिसमें देखा जा सकता है कि लोग सामने से बड़ी तादाद में आ रहे हैं और वहाँ पर कोई छोटे ग्रुप्स नहीं हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं। और यही वजह है कि जो वहाँ पर पुलिस फोर्स है वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बेबस होती नज़र आ रही है। ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। शायद ये हमारे मुल्क का एक पैटर्न बन गया है या इस मुल्क को चलाने का ये एक उसूल बन गया है कि इस मुल्क को अब डंडे से ही चलाना है। ये तय कर लिया गया है कि किसी को भी एहतजाज नहीं करने देना और ये तय कर लिया गया है कि जो भी कोई अपने हक हुकूक की बात करेगा उसको डंडे से ही मारना है, उसको इसी तरीके से तशद्दुद करके डराना धमकाना है।
तो ये आपकी चाल हर जगह तो नहीं चल रही, कामयाब तो नहीं हो रही हर जगह। हर जो इलाका है उसका मिजाज मुख्तलिफ है, फिर हर जगह पर लोगों के निकलने का अंदाज मुख्तलिफ है। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि हर जगह आप लाठी गोली के साथ लोगों को हाँक लेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। और ख़ास तौर पर जो आज़ाद कश्मीर है वो एक बड़ा हसास इलाका है, इसको इस नज़र से भी देखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर इंटरनेशनली भी लोगों की तवज्जो रहती है और फिर भारत भी बिल्कुल तैयार रहता है कि कोई भी आज़ाद कश्मीर का मामला हो, गिलगित बल्तिस्तान का मामला हो, तो वहाँ पर कोई भी इशू उसको मिले और उसके बाद वो उसके ऊपर फिर बढ़ा चढ़ाकर प्रोपेगेंडा भी कर सके। और यहाँ पर तो सूरत हाल ये कि उसे प्रोपेगेंडा क्या करना, सिर्फ आप ये विजुअल्स वैसे ही जैसे ये हैं अगर वैसे ही ये बाहर जाते हैं तो कोई क्या सोचेगा कि एक तरफ हम पाकिस्तान में बैठ के मकबूजा कश्मीर में भारत के तसल्लुत को गलत कहते हैं, वहाँ पर तशद्दुद और ताकत के इस्तेमाल को गलत कहते हैं और हम ये कहते हैं कि भारत ने वहाँ पर गासिबाना कब्जा किया हुआ है और वहाँ पर लोगों के बुनियादी हुकूक मुअत्तल हैं, वहाँ पर शहरी और शख्सी आज़ादियाँ हासिल नहीं हैं। तो दूसरी तरफ क्या हम वही रविश आज़ाद कश्मीर में भी अपनाने चले हैं? क्या हम यहाँ पर भी लोगों को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम कर दें कि आप यहाँ पे एहतजाज नहीं कर सकते? और अगर कोई वहाँ पर फिर भी निकले, अपने तौर पर निकले, कोई सियासी एजेंडे के साथ नहीं वो निकल रहे लोग, वो आम लोग हैं और वो अगर निकल रहे हैं तो हम वहाँ पर उनके ऊपर तशद्दुद शुरू कर दें, तो ये एक बड़ा खौफनाक मामला है। इस चीज़ को बहुत डेलिकेटली समझने की ज़रूरत है। अब कल जो अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने ये ऐलान कर रखा है कि वो हर सूरत पहुंचेंगे मुजफ्फराबाद जो कि कैपिटल है आज़ाद कश्मीर का और वहाँ पर वो एक बड़ा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे और धरना भी देंगे। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंतज़ामिया वहाँ पर पूरी कोशिश ये कर रही है कि किसी तौर इन लोगों को बड़ी तादाद में मुजफ्फराबाद में नहीं पहुँचने देना। तो अब अल्लाह खैर रखे, ये सुबह जो है वो खैरियत की हो, कोई हम इस तरह की चीज़ें ना मज़ीद देखें, लेकिन बज़ाहिर जो हालात हैं वो कशीदगी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। एक जो इसमें एक थोड़ी सी बेहतर चीज़ हो रही है वो ये कि आसिफ अली जरदारी साहब ने इस सारे मामले पर कुछ नोटिस ज़रूर लिया है और ख़बर ये आ रही है कि उन्होंने कल इस सिलसिले में एक अहम इजलास ऐवान सदर में बुला लिया है जिस पर कश्मीर के हवाले से ख़ास तौर पर जो है वो गौर फिक्र किया जाएगा और स्टेक होल्डर्स को वहाँ पर बुलाया गया है। तो अल्लाह करे कि ये मामलात कुछ अकल के साथ, दानिशमंदी के साथ हल किए जाएँ, क्योंकि अगर ये वायलेंट वाला जो एक अनासिर हैं, ये सारा अगर इस तरह से मामला फैला, वायलेंस की तरफ गया, तो ये बहुत खौफनाक मरहला होगा। इसमें बहुत से लोग ये भी बात कर रहे हैं कि कहीं खुदा न खास्ता जानबूझकर तो नहीं कश्मीर के मामले पर इस तरह से आग लगाई जा रही है, कहीं और मामलात को इधर उधर करने की वजह से। तो ये भी एंगल लोग देख रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर ये एक बिल्कुल प्योरली कश्मीरियों की अपनी एक सारी एफर्ट है, जद्दोजहद है जो वो अपने हुकूक के लिए कर रहे हैं। और ये फिर मुझे घूम फिर के ये बात बार बार कहनी पड़ती है कि देखिए यही होता है, यहाँ पर आपकी एक अवामी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, यहाँ पर ज़बरदस्ती की आपने और यहाँ पर एक फॉरवर्ड ग्रुप बनवाया और फिर उसके बाद एक कठपुतली अनवारुल हक नामी वज़ीर आज़म बनवाया और वो भी बेसिकली किसका नुमाइंदा है वो सबको पता है। यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी जिसको बाद में अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर, और फिर उसके बाद हमने देखा कि जिस अंदाज से यहाँ पर आपने हुकूमत गिराई और चेंज की और फिर उसके बाद से अब तक कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। वजह वही है कि जो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत होती है वो अवाम को जवाबदेह होती है और फिर वो कोई भी मुतालबा लेके अवाम उसके सामने आती है तो वो फिर उसको डील करती है बातचीत के ज़रिए, उसकी भी सुनती है अपनी भी बनवाती है, दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि आप अवामी नुमाइंदा हुकूमत नहीं होते तो आपके पास सिर्फ एक हथियार होता है और वो होता है तशद्दुद का, डंडे का, कि उसके ज़रिए बस अपनी बात मनवा लो। तो हर जगह आपका ये हरबा नहीं कामयाब होगा जनाब। आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये लोगों के इश्तियाल को आप मज़ीद हवा दे रहे हैं, आप लोगों को ये बता रहे हैं कि आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो ये एक गंभीर सूरत हाल है। वी होप कि इसमें बेहतरी कुछ नज़र आए, क्योंकि जो मनाजिर थे वो काफ़ी परेशान कुन हैं जो आज मैं सारा दिन देखती रही हूँ आज़ाद कश्मीर से। इसके ऊपर आपको मैं मज़ीद भी अपडेट करूँगी अपने अगले वीलॉग में, लेकिन अब एक इस मामले पे भी बात करना बड़ा ज़रूरी है कि फिर से बड़ी तेज़ी के साथ ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। बहुत से लोग ये क्लेम कर रहे हैं और खान साहब ने भी कुछ लोगों को जो जेल में पिछले दिनों मुलाकातें हुई हैं वहाँ पर उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है कि उन्हें जेल में जहर दिया जा सकता है, क्योंकि अब इनके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा है। तो अब वो पहले अपने आर्टिकल में भी लिख चुके हैं, जो टेलीग्राफ में उन्होंने आर्टिकल लिखा था तो वहाँ पर भी उन्होंने ये बात की थी कि जनाब अब इनके पास कोई हरबा रह नहीं गया, अब कुछ बाकी नहीं बचा है। तो अब ये ख़तरा है कि ये अल्टीमेटली जो है
खान साहब को मारने की तरफ, रास्ते से हटाने की तरफ जाएगा मामला। तो ये खबरें आज 2-3 दिन से फिर से बड़ी तेजी से गर्दिश कर रही हैं। मीनवाइल अगर मैं इसको इस खबर के साथ मिला के देखूं कि जो अदालत की तरफ से ये हुक्म आया था कि इमरान खान साहब के ब्लड टेस्ट करवाए जाएं, उस सिलसिले में अभी तक एक रुकावट डाली जा रही है और जेल इंतजामिया इस सिलसिले में कोई ताउन नहीं कर रही है, मुसलसल रुकावट डाल रही है। और 2 दिन गुजर गए इस मामले को कि बार बार जो पीटीआई की तरफ से लोग जाते हैं कि इमरान खान साहब का ब्लड टेस्ट करना है तो उनको रोका जा रहा है और इंतजामिया उसमें रुकावट डाल रही है। तो अब ये चीज़ ऑटोमेटिकली इस खदशे को जन्म देती है कि फिर आखिर क्या वजह है। अगर आप कुछ ऐसा वैसा नहीं कर रहे हैं, खान साहब ठीक हैं और ये लोगों का हक है कि वो ये जान सकें कि वो ठीक हैं। हम इस बात को अगर इग्नोर भी कर दें कि ये सिर्फ खदशा ही है या अफवाह ही है, ऐसी कोई बात नहीं है और हम चाहते हैं कि अल्लाह करे अफवाह ही हो, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई आप उस चीज़ को क्लैरिफाई करने दें, उनको आप ब्लड टेस्ट करवाने दें ताकि पता चल जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि भाई ये खदशा ही है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो महफूज हैं। लेकिन जब उसमें रुकावट डाली जाती है तो उस खदशे में और इजाफा हो जाता है और लगने लगता है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं खुदा न खास्ता हो रहा कि जिसकी वजह से ये छुपाया जा रहा है मामला। तो ये अल्टीमेटली खदशात बढ़ते चले जाते हैं। ये फिर से अब काफ़ी सीरियस चीज़ है। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली कल के रोज़, कल तो अब इतवार आ गए, यानी मंडे के रोज़ अब इसके ऊपर कोई लाजमी तौर पर अदालत में मामला जाएगा ये, और हो सकता है तौहीन अदालत की कार्रवाई की तरफ जाए पीटीआई, क्योंकि ये एक तरह से अदालत का जो एक हुक्मनामा था उसके मुताबिक अमल नहीं किया जा रहा। तो इसके ऊपर यकीनी तौर पर आगे कार्रवाई के लिए दरख्वास्त की जा सकती है। काजी फायज ईसा साहब ने जी जो फैज़ाबाद धरना कमीशन बनाया था, उसकी जो रिपोर्ट आई है उस पर बड़ी मायूसी का इजहार किया है, उसे यकसर मुस्तरद किया है और उसके ऊपर उन्होंने खासी क्लास भी ली। उस दिन भी जब ये हेयरिंग थी और उसके बाद भी जो रिटर्न चीज़ें आई हैं उसके मुताबिक भी उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल भी एक इनकम्प्लीट रिपोर्ट है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है बाकायदा जैसे किसी को बचाने की कोशिश की गई है। और वज़ीर जनरल फैज़ हमीद साहब की बात कर रहे थे कि बिल्कुल किसी को क्लीन चिट देने की कोशिश की गई है इस कमीशन के ज़रिए, तो उन्होंने इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। अब वो क्या दोबारा कोई नया कमीशन बनाएंगे या अपने तौर पर ही कोई फैसला सुना देंगे, ये एक अलग कहानी है। लेकिन यहाँ पर जो सीनियर रिपोर्टर हसनात मलिक साहब हैं उन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया और ये खुद काजी फायज ईसा साहब के लिए सोचने का मकाम है कि एक जानिब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक रिटायर्ड जर्नैल थे और उनके मामले के ऊपर इंक्वायरी कमीशन था और फिर भी वो इतना बेबस नज़र आया कि वो उनके बारे में एक लफ्ज़ नहीं लिख सका। तो दूसरी तरफ आप सिटिंग जजेस के मामले पर और सिटिंग जो जर्नैल हैं उनके हवाले से, एजेंसियों की मुदाखलत के हवाले से क्या कर रहे थे कि एक रिटायर्ड जज का कमीशन बना रहे थे। यानी एक मौजूदा जो सेटअप है वो किसी रिटायर्ड जर्नैल का एहतसाब नहीं कर सकता, उसको बुला नहीं सका, उसको अपने सामने पेश नहीं करवा सका। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक रिटायर्ड जज मौजूदा इस वक्त जो हाजिर सर्विस अफसरान हैं उनको बुलाकर उनसे एजेंसियों की मुदाखलत के हवाले से सवाल कर सकेगा और उसके ऊपर कोई रिपोर्ट बना सकेगा। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें काजी फायज साहब कि आप किस तरह अपने ही जजेस को, किस तरह उनकी सिक्योरिटी को और उनके काम को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। ये तो अब उन्होंने भी इनकार किया और शोर मच गया, तो उसके बाद जज साहिबान भी डट गए जब, तो फिर अल्टीमेटली सो मोटो लेना पड़ा। वरना काजी साहब ने तो एक तरफ से पूरी कोशिश कर ली थी कि इस मामले को अंडर द कारपेट कर दिया जाए, इस पर मट्टी डाल दी जाए, लेकिन जज साहिबान खड़े हो गए, डट गए, तो उसके बाद फिर उन्हें अल्टीमेटली चारों ना चार ये सो मोटो लेना पड़ा। तो ये जो है इस हमारे मुल्क के हकाइक हैं। और काजी साहब अब उनका थोड़ा ही टाइम रह गया, 167 डेज़ रह गए हैं और अब ये बात कंफर्म इसलिए भी की जा सकती है कि जो आईनी तरमीम हो सकती थी उसके ऊपर अब जाहिर है मौजूदा हुकूमत के पास अक्सरियत बाकी नहीं रही फ़िलहाल तक तो। और दूसरी बात ये कि अगर अब आप ओवरऑल वाइब्स भी देखें तो लग रहा है कि हुकूमत भी अब इस बात के लिए तैयार हो गई है कि काजी साहब को रुखसत ही कर दिया जाए उनकी जो मुद्दत है उसके मुताबिक ही। और आज उन्हीं से करीबी ताल्लुक़ रखने वाले एक वकील की जानिब से ये बाकायदा अनाउंसमेंट भी की गई कि जब उन्होंने ये लिखा कि काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत में सिर्फ 167 दिन रह गए हैं, तो मतलब ये एक अनाउंसमेंट आ गई है कि कोई एक्सटेंशन की तरफ मामला अब नहीं जा रहा। आज मैं क़मर ज़मान कायरा साहब को भी सुन रही थी एक प्रोग्राम में, उनसे भी ये जब एक्सटेंशन के सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने हमारे नहीं आई है और अल्टीमेटली लग नहीं रहा कि ऐसी कोई कानून साजी होने जा रही है।
तो ये अब सारे इशारे जो हैं बेसिकली ये यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि काजी साहब को फर्दर अभी एक्सटेंशन मिलती हुई तो नज़र भी नहीं आ रही, और शायद अगर कोई देना भी चाहता हो तो उसके लिए फ़िलहाल पॉसिबिलिटी भी नहीं है। इदारे के अंदर से यानी जुडिशरी के अंदर से इस सिलसिले में एक रेजिस्टेंस पाई गई है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उसके पास, हुकूमत के पास भी वो मेजॉरिटी बाकी नहीं रही है। तो काजी साहब को तो अब अक्टूबर में जाना ही पड़ेगा इंशाल्लाह, और जो उन्होंने इस पूरे टेन्योर में किया है और जो मज़ीद अभी उनके पास थोड़ा ही वक्त बाकी रह गया है, तो बहुत लोगों को तो ज़ाहिर उम्मीद भी नहीं कि अब वो कुछ अच्छा कर लेंगे जो कुछ वो कर चुके हैं इस अवाम के साथ, इस जमहूरियत के साथ। तो एक बहुत ही अफसोसनाक किस्म का उनका किरदार ही याद रखा जा सकेगा इस सारे टेन्योर का। आखिर में जनाब आपको बताएं कि रऊफ़ हसन साहब ने भी आज एक बड़ी तुंदो तेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो सारी बातें उन्होंने उस दिन भी की तकरीबन वो रिपीट की कि आप माफ़ी मांगें और हमसे कोई ये ना करे तकाजा, और फिर साथ में उन्होंने ये बात भी की कि बनाएं आप जुडिशल कमीशन, हम तो अब तैयार थे, अब आगे से आपने उसके ऊपर कोई दिखाया ही नहीं है किसी किस्म का एक्शन। तो उन्होंने कहा कि हम आपको याद दिलाते रहेंगे, और फिर से उन्होंने तमाम जो इल्ज़ामात थे उनको यकसर मुस्तरद किया। इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इतनी तनकीद भी हुई DGISPR के ऊपर, और फिर उसके बाद हमने देखा कि उनकी तरक्की भी कर दी गई है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग अमर था कि वो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पा गए अगले ही दिन। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात थी। नजम सेठी साहब तो अपने शो में कह रहे थे कि उन्हें ख़ास तौर पर नवाजा गया इस बात के ऊपर, तो ये वैसे उनका क्लेम है। वैसे तो नॉर्मली जो तरक्कियां हैं वो एक ड्यू प्रोसेस के तहत होती हैं फ़ौज में, लेकिन ये अगर कोइंसिडेंस है तो बड़ा ही कोई अलग किस्म का कोइंसिडेंस है कि इधर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अगले ही एक आध दिन के बाद उनकी तरक्की भी हो जाती है। लेकिन बहरहाल कतई नज़र इस बात से बात यही आ जाती है आखिर में वही कि इन सारे मसाइल का हल क्या करना है, निकलना क्या है इनसे, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल अब एक ऑप्शन लेस हो चुकी है। फ़िलहाल कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है, माफ़ी वो मांग नहीं रहे हैं। और दूसरी तरफ जो मामलात हैं वो ये कि जब तक इमरान खान साहब के साथ बातचीत नहीं हो जाती, मामलात सेटल नहीं होते, उस वक्त तक आपके मुल्क में कोई इस्तेहकाम नहीं आता, और जब तक कोई इस्तेहकाम नहीं आता तो उस वक्त तक आपकी मईशत की हालत भी ख़राब रह रही है। अभी आज की खबर है कि जो दवासाज कंपनी है फाइज़र, उसने भी पाकिस्तान से अपना बिजनेस वाइंड अप करने का फैसला कर दिया, ऐलान कर दिया है। ऊबर भी जा चुकी है, शेल वाइंड अप कर रही है। तो आपकी जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट आप लाने की बात कर रहे थे, सूरत हाल ये है कि इन्वेस्टमेंट तो जो पहले से आई हुई थी वो लोग छोड़ छोड़ के अब जा रहे हैं। ये सूरत हाल आ गई है। तो ये कैसे चीज़ें बेहतर होंगी, उसके लिए आपको मुल्क में स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। और स्टेबिलिटी कैसे आएगी, जब आपको अवाम के 70 से 80% नुमाइंदे के साथ उसके मकबूल तरीन लीडर के साथ जाकर बात करनी पड़ेगी, उससे ये कहना पड़ेगा कि भाई आप इस सिस्टम को सेव करने के लिए रास्ता निकालें। यही एक सूरत है, इसके अलावा कोई सूरत बज़ाहिर नज़र नहीं आती। अगर इसके अलावा आप कोई डंडे के जोर पे करने की कोशिश करते हैं तो वो अल्टीमेटली फिर इंतशार है, और उस इंतशार का फिर नुकसान है कि मईशत नहीं संभलेगी। तो फंसे सब हुए हैं, हल एक बंदे के पास है, लेकिन अना इतनी बड़ी है कि उस बंदे के पास जाना नहीं है। तो ये जो माफ़ी का मुतालबा, ये तो मुझे लगता है कि अपनी कोई फेस सेविंग की जैसे कोशिश हो कि जी फेस सेविंग मिल जाए सबको, और इस तरह से जो है मामलात आगे बढ़े। लेकिन खान साहब भी अब किसी को लगता है कि फेस सेविंग देने के मूड में नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।